नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक होगा ये बेसिकली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित है और आप सभी को पता है कि जनसंपर्क विभाग के द्वारा जनमन पत्रिका का संपादन किया जाता है। इस जनमन पत्रिका में जो करंट अफेयर्स हैं, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, उनसे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिए जाते हैं और हाल फिलहाल के एग्जाम में आपने देखा है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके आपको देता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम अप्रैल 2023 की जो जनमन पत्रिका है उसके बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या दिया है उसके कंटेंट पर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। तो बिना विलंब किए सबसे पहले ये उसका फ्रंट पेज जनमन पत्रिका का ये ऐसा था, है ना। मुद्रक एवं प्रकाशक नाम याद रखिएगा दीपांशु काबरा जी है, वर्तमान में जनसंपर्क विभाग के। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है भरोसा है कि नहीं। ये फ्रंट पेज में हमको दिख रहा है, भूपेश बघेल जी का यहाँ पे फोटो लगा है, मुख्यमंत्री जी का, और वो आपसे सवाल कर रहे हैं भरोसा है कि नहीं। अभी हाल ही में, अब ये बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये है क्या। असल में अभी हाल ही में बस्तर में एक सम्मेलन हुआ जिसको नाम रखा गया भरोसे का सम्मेलन। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर शिरकत की और वहां पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने लोगों को अवगत कराया, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने लोगों से बात की है, बहुत सारे लाभार्थियों से मिले, बहुत सारे लोगों से अपने मन की बात कही है और वहीं पर यह सवाल किया आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं। उन्होंने जब से वो शासन में आए हैं तब से लेकर के अभी तक की बहुत सारी उपलब्धियों को उन्होंने गिनाने का प्रयास किया। तो इस टॉपिक में वही है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले 4.5 वर्षों में सरकार ने जो काम किए हैं, जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा, उन्हीं को लेकर बस्तर के जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाषण के दौरान जब मुख्यमंत्री ने किसान, आदिवासी, युवा, महिलाओं के लिए किए गए हर काम को गिनाया और पूछा कि सरकार पर भरोसा है कि नहीं, तो लाखों की तादाद में मौजूद भीड़ ने एक स्वर में हाथ उठाकर कहा कि हाँ भरोसा है। ठीक, तो ये अपनी उपलब्धियों को वहां पर मुख्यमंत्री जी ने गिनाया है। ठीक, तो ये आपको फ्रंट पेज में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद देखिए इस सम्मेलन में, है ना, ये जो भरोसे का सम्मेलन करके आयोजन हुआ है, इसकी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। श्रीमती प्रियंका गांधी जो हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये मुख्य अतिथि बनी थी इस सम्मेलन के अंतर्गत, याद रखिएगा इसको। ठीक, इस सम्मेलन के दौरान बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, जिसमें एक योजना आपने नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में तीज त्योहारों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है आदिवासी परब सम्मान निधि। आदिवासी परब सम्मान निधि, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो बात कही है उस पर चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला चीज, इंदिरा गांधी का दिया गया पट्टा छीन लिया गया था, अब फिर से राहुल ने लौटाया। तो ये कहा गया है कि आप सभी को पता है कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि जितने भी आदिवासियों की सरकार जो है, खासकर बस्तर क्षेत्र में, वो उद्योगों के नाम पर उनसे ले लिए गए हैं, उनको वो भूमि वापस कर दी जाएगी। और इसकी शुरुआत उन्होंने बस्तर के ग्राम लोहंडीगुड़ा से की थी। आप सभी को याद होगा, लोहंडीगुड़ा जो है ये बस्तर का एक गांव है और यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जाना था, औद्योगिक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को बंद करके उन आदिवासियों की भूमि को उन्हें वापस लौटा दिया गया। तो ये बात कही गई है कि इंदिरा गांधी का दिया गया पट्टा जो है वो छीन लिया गया था, पहले उद्योग लगाने के नाम पर उसको
वापस कर दिया गया है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीनें छीन ली गई थी। देश में पहला उदाहरण था जब हमने लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीनें वापस करने का काम किया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि भूमि वापसी जो है वो कहां पर की गई, लोहंडीगुड़ा में की गई थी। इसके बाद बस्तर को और बहुत सारी सौगात दी गई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनको दी गई है। क्या क्या दिया गया है देखिए। भरोसे का सम्मेलन में श्री बघेल ने जगदलपुर के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम का उन्नयन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल, हॉकी और टेनिस मैदान विकसित करने, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को 3 स्तरीय संविदा वेतनमान देने, बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने, शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण वीरांगना रमोतिन माड़िया सरकारी आदर्श महिला महाविद्यालय करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये शुरुआती घोषणाएं हैं, आगे और भी हैं। और घोषणाएं हैं कि कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल, ये भी बस्तर में है, इसका नामकरण घोटुल के संस्थापक देव लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर करने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो महाविद्यालय है इसका नाम कभी पूछे एग्जाम में कि लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा केरलापाल जगह का नाम है, केरलापाल। और केरलापाल जो है ये नारायणपुर जिले में स्थित है। इसके बाद शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नाम हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण। ठीक है, जो कटे कल्याण क्षेत्र है वहां पर जो महाविद्यालय है उसका नाम बदल करके हिड़मा मांझी जी के नाम पर रख दिया गया है। एवं शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नामकरण धुरवाराव माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ करने की घोषणा की गई है। तो यहां से बहुत सारी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, तो एक कि नारायणपुर जो शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय है उसका नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया है, रमोतिन माड़िया। ये गर्ल्स कॉलेज है, याद रखिएगा, है ना। जो महिला महाविद्यालय है उसका नामकरण किया गया है रमोतिन माड़िया के नाम पर। और जो कृषि महाविद्यालय है केरलापाल का, वो नाम किया गया है लिंगो मुदियाल जी के नाम पर। इसके अलावा हिड़मा मांझी जी के नाम पर शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण का नामकरण किया है। और भैरमगढ़ जो महाविद्यालय है उसका नामकरण धुरवाराव माड़िया के नाम पर करने की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल करके आ रहा है। इसके बाद योजना, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ये जो योजना है इसका बेसिक उद्देश्य है जो आदिवासी अंचल के त्योहार हैं, तीज त्योहार, उनको संरक्षित करना। आप सभी को पता है कि ये जो तीज त्योहार हैं, खासकर ग्रामीण अंचल के जो तीज त्योहार हैं, वो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं। तो इनको विलुप्त होने से बचाना और आदिवासी संस्कृति को समृद्ध करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके उद्देश्य को यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का उद्देश्य आदिवासियों के तीज त्योहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना है, ताकि इन त्योहारों उत्सवों को मूल स्वरूप से आगामी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। अनुसूचित क्षेत्र के गांवों में जनजातियों के उत्सवों, त्योहारों, मेला, मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली आदि के जरिए संस्कृति को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को साल में 10,000 रुपए की राशि जो है ये दी जाएगी, ताकि वो पंचायत जो है उस त्योहार को अच्छे से मना सके। क्योंकि त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। हम एक संस्कृति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब संस्कृति को भेजने की बात करते हैं, तो वहां पर ये तीज त्योहार, ये जात्रा, ये मेला, मड़ई, यही सब हमारे काम आता है। इसी के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को आगामी पीढ़ी तक प्रेषित करते हैं। तो ये जो योजना है, ये याद रखिएगा कि आदिवासी परब सम्मान निधि योजना जो है ये 10
1000 रुपए की राशि जो है प्रत्येक पंचायत को 1 साल में प्रदान किया जाएगा। कैसे लागू होगी योजना? तो देखिए, ग्राम स्तरीय शासी निकाय में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अध्यक्ष होंगे। इसमें एक शासी निकाय बनाया जाएगा, शासी निकाय यानी जो कि इस योजना से संबंधित जो क्रियाकलाप है उस पर नजर रखेगा। और पंचायत स्तर पर यह शासी निकाय होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा? उस ग्राम पंचायत का सरपंच इसका अध्यक्ष रहेगा। गायता, पुजारी, सिरहा, गुनिया, बैगा इसके सदस्य होंगे। ये जो शासी निकाय है इसके सदस्य के रूप में जो गायता, पुजारी यानी जो इन सब पूजा पाठ में भाग लेते हैं, बैगा हो गए, सिरहा हो गए, नाम सुना है आपने होंगे। इसके अलावा इस निकाय में ग्राम के 2 बुजुर्ग, 2 महिला, ग्राम कोटवार, पटेल और ग्राम पंचायत के सचिव सदस्य होंगे। तो ये सब भी सदस्यता लेंगे किसकी? इस शासी निकाय की। जनपद स्तरीय शासी निकाय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष होंगे। ठीक है, यानी राजस्व विभाग के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं वो इस शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे। किसके? जो जनपद स्तर पर शासी निकाय होगा उसका। ग्राम पंचायत स्तर पर जो शासी निकाय होगा उसके अध्यक्ष तो सरपंच होंगे, लेकिन जनपद स्तर पर जो शासी निकाय गठित किया जाएगा इस योजना के संचालन के लिए, उसके अध्यक्ष होंगे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इसके सदस्य सचिव होंगे, यानी जो जनपद सीईओ होंगे वो इसके सचिव होंगे। तो अध्यक्ष कौन? जो एसडीएम है वो। और सीईओ कौन होंगे? तो सीईओ होंगे कौन? जनपद पंचायत के अध्यक्ष। ठीक, सॉरी, कार्यपालन अधिकारी सीईओ। इस निकाय में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार सदस्य रहेंगे। यानी जनपद स्तर पर जो शासी निकाय बनेगा उसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी सदस्य होंगे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे और इस क्षेत्र के तहसीलदार भी इसके सदस्य में शामिल होंगे। अब ग्राम में कौन कौन से त्योहारों में इस राशि का उपयोग किया जाना है, इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यानी ये जो समिति है जो ग्राम पंचायत स्तर पर बनी है ये निर्धारित करेगी कि भाई हमारे पंचायत में या हमारे गांव में कौन कौन से त्योहारों को ये जो मद मिलेगा है ना, ये जो 10,000 रुपए की राशि मिलेगी इसके माध्यम से मनाया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु जनपद स्तरीय शासी निकाय जिम्मेवार होगा। यानी जनपद स्तर की जो शासी निकाय बनी है उसका मेन उद्देश्य ये है कि ये जो ग्राम पंचायत, इसके अंदर जितने भी ग्राम पंचायत आने वाले हैं उन सभी ग्राम पंचायतों में इस राशि को भेजना और उसका नियंत्रण और समन्वय करना। तो ये है आपका मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना। ठीक, अब इसका फैक्ट ये है कि इस अवसर पर यानी जो भरोसे का सम्मेलन आयोजन हुआ है उस सम्मेलन पर भूपेश बघेल जी ने बस्तर संभाग के 1840 ग्राम पंचायतों को, याद रखिएगा ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 1840 को प्रथम किस्त के रूप में 5-5 हजार रुपए की राशि जारी की है। यानी ये जो राशि है, ठीक है, ये जो राशि है 10,000 रुपए की, वो एक मुश्त नहीं दिया जाएगा, वो भी 2 किस्तों में दिया जा रहा है। 5-5 हजार रुपए की 2 किस्त होंगी और 2 किस्तों के माध्यम से इसे शासी निकाय को सौंपा जाएगा। ठीक, तो ये है आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। अब क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो इस योजना की इकाई गांव होंगे। योजना के लिए नोडल एजेंसी सीईओ जनपद पंचायत को बनाया गया है और ग्राम स्तरीय शासी निकाय एवं अनुभाग स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा, ये कहा गया है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ये योजना जो है, ये इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इस योजना का नियंत्रण और समन्वय कैसे किया जाएगा, कौन से 2 स्तर पर शासी निकाय का गठन होगा, प्रत्येक निकाय का कौन अध्यक्ष और कौन सदस्य रहने वाला है। तो ये सारे फैक्ट बिल्कुल दिमाग में रखिए। अब
इसके बाद एक और इसमें टॉपिक दिया है आपके, है ना, एक और आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है कमाई का सूत्र गोबर और गोमूत्र। ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ये बेसिकली गोधन न्याय योजना से संबंधित है। आप सभी को पता है कि 20 जुलाई 2020 को एक योजना प्रारंभ हुई हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसके द्वारा हमने क्या किया, राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि हम पंचायत स्तर पर गौठानों के माध्यम से गोबर की खरीदी करेंगे। उसके बाद इस योजना को और आगे बढ़ाया गया। आप जानते हैं 1 जुलाई 2022 से गोमूत्र की खरीदी प्रारंभ हुई है। गोमूत्र की खरीदी प्रारंभ हुई और इसके माध्यम से जो खरीदे गए गोबर है, जो खरीदा गया गोमूत्र है, उससे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हुआ। गोबर से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हुआ। इसके अलावा सुपर कंपोस्ट बनाया गया, सुपर फॉस्फेट बनाया गया। ये सब उत्पाद जो है ये गोबर से बनाए गए। वहीं अगर गोमूत्र की बात करें तो गोमूत्र से पेस्टिसाइड्स बनाए गए, कीट नियंत्रक जिसको नाम दिया गया था ब्रह्मास्त्र। आप सभी को याद होगा ब्रह्मास्त्र क्या है, तो ब्रह्मास्त्र गौठानों में निर्मित कीट नियंत्रक था जिसको बनाया गया था किससे, गोमूत्र से बनाया गया। ठीक, अब ये गोमूत्र की खरीदी पंचायतों में की जा रही है, यानी गौठानों में की जा रही है। गोबर की खरीदी गौठानों में की जा रही है। इसी से संबंधित आर्टिकल है आपका, लिखा है कि कमाई का सूत्र है गोबर और गोमूत्र। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। गोधन न्याय योजना के जरिए गोबर और गोमूत्र खरीदने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की बढ़त जारी है। अप्रैल माह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 5.32 करोड़ रुपए गौपालकों और गौठान समितियों को ऑनलाइन जारी किया है। योजना की शुरुआत से अब तक 224 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो जारी की जा चुकी है, ऐसा आंकड़ा इसमें दिया है। 16 से 31 मार्च तक खरीदे गए 1,45,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2,91,00,000 रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 98 लाख रुपए की लाभांश राशि जारी की जा चुकी है। ठीक, तो इसमें तो वैसे एकदम जो 1 महीने का 2 महीने का आंकड़ा होता है ये आपको एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन अभी तक कितने की राशि जारी की जा चुकी है ये आपको पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 224 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक जारी किए जा चुके हैं। यानी गोधन न्याय योजना जब से चालू हुआ है 20 जुलाई 2020 से, तब से लेकर के अब तक 224 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। अब इसमें फैक्ट और क्या दिया है, देखिए ये सारे फैक्ट तो हैं ही, और क्या दिया है सर, गांवों के आर्थिक स्वावलंबन का काम। गोधन न्याय योजना में निरंतर उपलब्धियां हासिल की जा रही है, लेकिन स्वावलंबी गौठानों की संख्या में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है वह सबसे बड़ी उपलब्धि है। गोबर विक्रेताओं को दी जा रही राशि में से 1,67,00,000 रुपए की राशि स्वावलंबी गौठान की ओर से स्वयं भुगतान की जा रही है। यानी गोबर विक्रेता जो गोबर बेच रहे हैं उनको जो भुगतान किया जा रहा है उसका भुगतान जो है वो लगभग 1,67,00,000 रुपए जो है ये कौन दे रहा है, तो जो स्वावलंबी गौठान है वो खुद दे रहे हैं। यानी उनको राज्य सरकार से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है, ये गोबर के एवज में पैसा जो है वो स्वयं भुगतान कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब एक नया चीज इसमें ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है, गौठान समितियों को स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्षों को, यानी जो भी स्वावलंबी गौठान होगा, स्वावलंबी गौठान मतलब ऐसे गौठान जिनको राज्य सरकार के अनुदान की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही अपने जो कार्य क्रियाकलाप है उसको संचालित कर रही है, तो ऐसे गौठानों के अध्यक्षों को 750 रुपए और सदस्यों को, यानी इस गौठान का जो मेंबर है उसको 500 रुपए प्रोत्साहन राशि हर माह देने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा इसको, जो स्वावलंबी गौठान का अध्यक्ष होगा उसको 750 रुपए और जो भी उस स्वावलंबी गौठान का सदस्य होगा उसको 500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
अगला टॉपिक है बेरोजगारी से मुक्ति की ओर। अब ये जो आंकड़े हैं, देखिए अभी हाल ही में एनएसओ भी जारी किया था आंकड़ा, उसमें लगभग 27% बेरोजगारी दर बताई गई थी छत्तीसगढ़ की, है ना, 26.5 लगभग आंकड़े थे। छत्तीसगढ़ में एक पत्रिका के माध्यम से अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में है, पत्रिका का नाम है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके आंकड़ों पर अभी बहुत ज्यादा बात की जा रही है, क्योंकि ये जो CMIE है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है वो 0.1% है। अब ये कहां तक तर्कसंगत है ये आप स्वयं जानते हैं, लेकिन CMIE का आंकड़ा तो ये कहता है कि 0.1% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में वर्तमान में दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये आंकड़े दिए हुए हैं कि भाई 2018 में 22.2% थे, अब 2023 आते आते बेरोजगारी दर कितनी हो गई है, 0.5 से 0.8। अब इसमें से भी बात करें तो 2023 में जनवरी में यह आंकड़ा 0.5 हुआ, फरवरी और मार्च महीने में यह आंकड़ा जो है वो 0.8 पर बना हुआ है, यानी 1% से भी कम बेरोजगारी दर हमारे यहाँ CMIE के अनुसार दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये 0.1 नहीं 0.8 इसको याद रखेंगे। ठीक है, फरवरी और मार्च माह में ये 0.8% दिखा रहा है। इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो CMIE का आंकड़ा है ये एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि 0.8% फरवरी और मार्च माह में, ठीक है, फरवरी और मार्च माह में 0.8% बेरोजगारी दर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है, ऐसा CMIE का मानना है। चलिए, अब इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या देते हैं, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे सुराजी गांव योजना हो, चाहे कोई अन्य योजना हो, उन सभी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसको आधार बनाया जाता है, उसका रेफरेंस दिया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और कहा जाता है कि बेरोजगारी दर हमारे यहाँ बहुत कम हुई है। तो CMIE का आंकड़ा है 0.8%, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा बेरोजगारों की नई राह, रायपुर में BPO सेंटर। अभी कलेक्ट्रेट परिसर के सामने जो पार्किंग है रायपुर में, वहां पर एक BPO सेंटर खोला गया है। BPO यानी होता है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में BPO सेंटर की शुरुआत होगी। BPO मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सोमवार 17 अप्रैल 2023 को भूमि पूजन कर इसकी नींव रखी है। रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें फ्लोर में इस सेंटर की स्थापना होगी। आप सभी रायपुर आए होंगे तो पता होगा कि कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है। उस पार्किंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, यानी 5वां जो फ्लोर है, वहां पर इस BPO को स्थापित किया जाएगा और इसके बारे में बात की जा रही है, इसमें प्रोसेस चल रहा है। यहाँ लगभग 1200 युवाओं के लिए नौकरी का मौका मिलेगा। ऐसा अनुमान है राज्य सरकार का कि ये जो BPO खुलेगा उसमें 1200 युवा जो है वो कार्य कर पाएंगे। करीब 500 सीटर BPO सेंटर में अलग अलग पालियों में युवा काम कर सकेंगे। इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए होगी, जिसे नगर निगम के जरिए बनाया जाएगा। ठीक, तो ये BPO सेंटर रायपुर में कहाँ ओपन किया जा रहा है, कहाँ खोला जा रहा है, तो याद रखिएगा कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट के सामने, है ना, कलेक्ट्रेट के सामने जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहां पर। कितने लोगों को रोजगार की उम्मीद है, तो लगभग 1200 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की उम्मीद है इस BPO सेंटर से। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुछ होगा, ये राजनांदगांव का इमेज है वैसे, है ना, राजनांदगांव में जो BPO है उसकी फोटो है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मिलने लगा बेरोजगारी भत्ता। आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा टॉपिक है।
बेरोजगारी भत्ता देने की बात जो है राज्य सरकार के द्वारा की गई है और मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि भाई अब हम बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता जो है वो देंगे। ठीक है, हालांकि इसके लिए क्राइटेरिया बहुत कठिन रखा गया है, जैसे परिवार में कोई भी व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में नहीं होना चाहिए। चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं सरकार में, उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते, उनके घर के कोई भी मेंबर इसमें आ नहीं सकते। इसके अलावा आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तक की है। और क्या है, तो 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय अगर होगी तो वो फिर अपात्र की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में 2 वर्ष पुराना आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी शर्तें हैं। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट इसके लिए लगेगा। क्या लगेगा, तो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए 10वीं की मार्कशीट मांगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा। ठीक, इसके अलावा और क्या मांगेगा, तो आप सभी को पता है जो 1 साल का परिवार की आय का जो आय प्रमाण पत्र है 1 साल का, वो मांगेगा। तो आय प्रमाण पत्र भी इसमें जमा करना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके अंतर्गत प्रावधानित की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत देखिए, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद इसके पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2,500 रुपए मिलने से बेरोजगार युवाओं की अपने पालकों और दूसरों पर निर्भरता कम होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत भत्ते की राशि मई माह से खातों में डाली जाएगी। तो मई माह से ये योजना जो है वो प्रारंभ होगी। हालांकि इसका प्रारंभ जो है वो 1 अप्रैल से कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से ये योजना प्रारंभ हो गई है, लेकिन पंजीयन आप कर सकते हो अभी, लेकिन पैसा जो है वो मई माह से आपके खातों में आना प्रारंभ होगा। ठीक, तो इस योजना को याद रखिएगा, कब प्रारंभ हुआ है, तो 1 अप्रैल 2023 को, और खातों में कब से पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा, तो 1 मई से, यानी मई माह से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहां से बिल्कुल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्थानीय आधार बड़ा बाजार। स्थानीय आधार बड़ा बाजार क्या मतलब है सर इस टॉपिक का? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही थी, आप सभी को याद होगा, वोकल फॉर लोकल, यानी जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित की जा रही वस्तुएं हैं उनको खरीदिए आप। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो वैसा ही एक काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो स्थानीय बाजार है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो स्थानीय बाजार आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जो है ग्रामीण अंचल में बाजार लगता है कि नहीं? उस बाजार में जाकर के आप वस्तुएं खरीदिए। ठीक, तो उसे ही क्या नाम दिया गया है, बड़ा बाजार। ठीक है, स्थानीय स्तर पर जो बाजार लगते हैं वो बड़े स्तर के हैं। हालांकि वहां पर मिलने वाले सामान कम है, लेकिन ऐसे बाजारों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, बड़ा बाजार कहा है। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। इसमें वैसे देखा जाए तो 2 फैक्ट, जैसे मैंने पढ़ा है इसको, तो मुझे 2 फैक्ट निकल के आया यहाँ पे। पहला तो ये निकल के आया कि भाई हमारे यहाँ एक कुटीर उद्योग नीति प्रारंभ हो रही है। कुटीर उद्योग नीति, आप सभी को पता है कुटीर उद्योग नीति 2022 जो है ये प्रारंभ की गई है हमारे यहाँ, कुटीर उद्योग नीति 2022। और इसके अलावा एक फैक्ट जो और निकल के आया वो है कि छत्तीसगढ़ में, ये देखिए यहाँ पर, पारंपरिक शिल्पकारों की बढ़ेगी आमदनी, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन। यानी कुटीर उद्योग यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति लगाता है तो उसे लागत में 10% जो है इसकी छूट दी जाएगी। ये कहा गया है किसमें, कुटीर उद्योग नीति 2022 में। आइए आपको पढ़ के सुना देता हूं इसमें।
अपना वादा निभाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 लागू की गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में लागू नवीन औद्योगिक नीति सिंगल विंडो सिस्टम कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के परिणाम स्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर निर्मित छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति आप सभी को पता है 2019 से लेकर के 2024 तक चलने वाली है, निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही है। पिछले 4 वर्षों में 2218 नवीन उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों में 21,457 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक, इधर क्या लिखा है सर? तो देखिए, राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के तहत 600 करोड़ रुपए की लागत से 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आगामी समय में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। आपने नाम सुना होगा योजना का, रिपा योजना, रिपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। इसकी स्थापना की बात हमारे यहाँ की जा रही थी और अभी ये बात कही गई है कि राज्य में 300 रिपा का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लागत जो है वो 600 करोड़ रुपए, यानी प्रत्येक जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी लागत 2 करोड़ रुपए तक होगी। साथ ही 5 वर्षों के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक औद्योगिक पार्क बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया, ग्रामीण औद्योगिक पार्क। इस नीति में छोटे निवेशकों को सेवा क्षेत्र में उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे विकास खंडों जिनमें पारंपरिक स्वरूप से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग प्रचलित हैं, उन विकास खंडों को उच्च प्राथमिकता विकास खंड के रूप में वर्गीकृत कर सामान्य से अधिक अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। यानी कि छोटे जो उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको विशेष रूप से योगदान राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है। इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इकाई ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित हो। शहरी क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की बात यहां पर की गई है। इसके बाद पारंपरिक कलाकारों को मिलेगा नया बाजार, बढ़ेगी आमदनी। तो यहां से मुझे एक योजना का नाम याद आ रहा है, आप सभी को पता होगा, पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी योजना में क्या किया गया था? आप सभी को पता है कि शहरी क्षेत्रों में बाजारों में प्लेटफॉर्म्स की सुविधा दी गई थी, यानी बाजार का निर्माण किया गया था जहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो उस जगह पर जा करके अपना सामान बेच सकते थे। ठीक, तो वही कुछ प्रयास है इस योजना के माध्यम से, इसीलिए नाम दिया गया है स्थानीय आधार बड़ा बाजार। क्षेत्र स्थानीय है लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। बड़ा होने का कारण बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री वृक्ष प्रोत्साहन योजना से बढ़ने लगी खेती छत्तीसगढ़िया सेब की। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है कि सरगुजा वाला जो क्षेत्र है वहां पर सेब की खेती जो है वर्तमान में की जा रही है, क्योंकि सेब जो है ये ठंडे क्षेत्र में उत्पादित होने वाली फसल है और मेन पार्ट जो है वो एक सही अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है इस सेब की फसल के लिए। तो इसीलिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सेब की खेती कहां पर की जा रही है? सरगुजा वाले क्षेत्र में की जा रही है। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, निवेश सरकार का, कमाई आपकी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश में पहली बार एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिससे आम के आम गुठलियों के दाम मिलने वाले हैं। अगर आपके पास जमीन है तो आप उसमें वृक्षारोपण कर उनकी लकड़ियों को बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि आपकी जमीन में पौधारोपण देखरेख का सारा खर्च सरकार उठाएगी। सरकार इस निवेश के बदले पर्यावरण को बेहतर करने के साथ साथ युवाओं, किसानों और खाली पड़ी जमीन के हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है। इस योजना की देश भर में तारीफ हो रही है। इसी साल इसके लिए बजट जारी कर सरकार ने सभी जिलों में कार्य योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। तो नाम याद रखिएगा योजना का नाम है वृक्ष संपदा योजना। ये जो योजना है बेसिकली उन किसानों के लिए है जहां जिनके पास आधे एकड़ से ज्यादा भूमि है। यदि कोई किसान जिसके पास आधा एकड़ से ज्यादा भूमि है, वो अपने उस खाली पड़े जमीन पर वृक्षारोपण करके उस वृक्ष को बड़ा करेगा और इसको बड़ा करने का खर्च जो है, ठीक है, अब इसको इसको पालने पोसने में खर्च तो आएगा ना, आप खाद दोगे, पानी डालोगे, बहुत सारी चीजें, तो इसका खर्चा पूरे का पूरा कौन उठाने वाली है? सरकार उठाने वाली है। ठीक, अब ये जो योजना है इसके माध्यम से बहुत सारे पेड़ों को चिन्हित भी किया गया है, बहुत सारे पेड़ चिन्हित किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें आगे, ये देखिए टिश्यू कल्चर सागौन, मीडिया डुबिया, टिश्यू कल्चर बांस, क्लोनल नीलगिरी, चंदन, ये सारे पेड़ आप लगा सकते हो। इन सभी को लगाने का खर्च, पेड़ तो आपको फ्री में दिया जाएगा, इसके अलावा इसको लगाने का खर्च यानी इसको पालने का खर्च भी आपको पूरे का पूरा सरकार उठाने वाली है। ये एक तरीके से बहुत अच्छा मूव भी कह सकते हो, क्योंकि राज्य सरकार जो है उसको प्रयास करना ही चाहिए। ये तो उसका दायित्व होता है कि वो अपने राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा करे। तो पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप कह सकते हैं इसको, कि ये जो योजना है ये अभी बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में सहायक होगा। इसके अलावा हमारे राज्य में वन घनत्व बढ़ेगा, और वन घनत्व कितना आवश्यक होता है आप सभी जानते हैं। ठीक, चलिए, तो इस योजना के बारे में बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कहा है, जैसे मुंगेली जिले के देवरी गांव के किसान ने कुछ कहा है। अब इस योजना के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। फैक्ट ये है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई है, तो याद रखिएगा 21 मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ हुई है कब? 21 मार्च 2023 को। प्रदेश के सभी 33 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया है। सभी 33 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्ष लगाना, 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, चलिए, तो ये है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट इसमें नहीं दिया है, फैक्ट जो आपको बताया मैंने इसको याद रखेंगे कि 21 मार्च 2023 को चालू हुआ, 1,80,000 वृक्ष अगले 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का उद्देश्य रखा गया है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 33 जिले शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कुछ पौधे दिए हैं, जैसे टिश्यू कल्चर बीमा बांस हो गया, क्लोनल नीलगिरी हो गया, मीलिया डुबिया, मालाबार नीम, इन सभी का उपयोग बताया गया है। वैसे ये सारे जो पौधे हैं ये बेसिकली प्रयोग होते हैं जो प्लाईवुड निर्माण हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती इनकी लकड़ियां। क्लोनल नीलगिरी जो है ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती, या मालाबार नीम ये भी बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता। इनका उद्योग 2 जगह पर बहुत ज्यादा होता है। एक होता है आपका कहाँ, जो प्लाईवुड बनाया जाता है वहां पर प्लाईवुड, और दूसरा इसका उपयोग होता है कागज उद्योग में, जो लुगदी बनाया जाता है उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो ये दोनों उद्योग जो हैं यहां पर इनको भेजा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है भरोसे का एक और सेतु, यह भी चौखट पर दिल की बातें और सौगातें। अभी मुख्यमंत्री जी जो है वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्ग जिले में गए थे, और दुर्ग जिले में अलग अलग क्षेत्र में गए, जैसे वैशाली क्षेत्र में गए, है ना, इसके अलावा भिलाई वाले क्षेत्र में गए। तो वहां पर बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की हैं। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है।
ठीक। हाँ, इस बार पीएससी प्रीलिम्स में जरूर पूछा था भेंट मुलाकात का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि नगपुरा गांव में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय के लिए नया कॉलेज है तो कहाँ खुलेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है। वहां पर क्वेश्चन जो है वो राजनांदगांव से पूछा था और स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ठीक। तो ऐसे ये वाला जो टॉपिक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब इसको जनमन को पढ़ेंगे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला अगला है बीएसपी टाउनशिप में हाफ बिजली बिल का लाभ देने का वादा। ये भी हाफ बिजली बिल योजना से संबंधित है, आप सभी को पता है 1 मार्च 2019 से ये योजना प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिजली का बिल आधा करना, बिजली का बिल आधा करना। जो शुरुआती 400 यूनिट है वहां तक की बिजली का बिल जो है वो लोगों का आधा कर दिया गया है 1 मार्च 2019 से, ठीक। तो ये फैक्ट है इससे संबंधित, बाकी इसमें कोई नया फैक्ट नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है कौशल्या समृद्धि योजना, ये इंपॉर्टेंट है। कौशल्या समृद्धि योजना जो है ये बेसिकली प्रारंभ किया गया है महिलाओं को व्यावसायिक ऋण प्रदान करने से संबंधित, ठीक। महिलाओं को 50,000 रुपए तक का व्यवसाय ऋण इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50,000 रुपए तक की राशि जो है ये प्रदान की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है और उसी के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। चलिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को व्यवसाय का अवसर देने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जा रही है। महिलाएं स्वावलंबी बन सके और उनके अतिरिक्त आय से परिवार को मजबूती मिले, यह इस योजना का उद्देश्य है। व्यवसाय करने के लिए महिलाओं को इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना में शुरुआत के 6 महीने ब्याज देने की जरूरत नहीं होगी और न तो कोई किस्त देना होगा। बजट में इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी ये जो बजट था 2023 का, इसमें 25 करोड़ रुपए जो है ये प्रावधानित किया गया है कौशल्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। अब इस योजना के नियम क्या क्या हैं, तो देखिए योजना के दायरे में वे महिलाएं आएंगी जो पशुपालन, बेकरी, बाजार व्यवसाय, फल उत्पादन या कृषि संबंधित सहायक उत्पाद से संबंधित कार्य करना चाहती है। यदि कोई महिला इनसे संबंधित कोई काम करना चाहती है तो उसके लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के तहत 25,000 से 50,000 तक की राशि बतौर ऋण स्वीकृत की जाएगी, जिसमें करीब 3% वार्षिक ब्याज देना होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौशल्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो पैसा दिया जाएगा, जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें कितना प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा, तो याद रखिएगा 3% ब्याज इसके अंतर्गत लिया जाएगा। ऋण को सरल बनाने के लिए शुरुआत के 6 माह तक कोई ब्याज और किस्त नहीं लिया जाएगा, यानी शुरुआती जो 6 महीने हैं उसमें ना तो आपको कोई किस्त पटानी है और ना ही उसका आपको ब्याज देना है। किस्त मुक्त अवधि प्रदान की जाएगी, ठीक। आवेदन जमा करने, ऋण की स्वीकृति, राशि का प्रदाय तथा ऋण की राशि की वसूली से संबंधित सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन आपका जो अकाउंट उससे लिंक होगा, उससे हर महीने किस्त की राशि आपकी कट जाएगी। सरकार ने पहले साल करीब 5,000 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य बनाया है। 5,000 महिलाओं को लक्ष्य बनाया गया है कि 5,000 महिलाओं को शुरुआती साल में 50,000 रुपए का ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत करीब 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। 20 करोड़ रुपए की राशि इसके अंतर्गत खर्च होने वाली है। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट यही है कि ये जो कौशल्या समृद्धि योजना है इसके अंतर्गत कितनी राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, तो 25 से लेकर के 50,000 रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। शुरुआत के जो 6 माह हैं वहां पर कोई किस्त या कोई भी ब्याज आपसे नहीं लिया जाता। 6 माह के बाद आपको 3% की दर से ब्याज देना होता है। चलिए, अगली योजना तो वैसे चालू बहुत दिन से है, प्रारंभ बहुत दिन से हो चुका है, लेकिन अभी इस योजना के अंतर्गत जो देय राशि है उसको डबल कर दिया गया है, दुगुना कर दिया गया है। क्या है योजना का नाम? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। आप सभी को पता है कि जो बीपीएल परिवार की बच्चियां हैं
उनको विवाह के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ राशि, सहायता राशि दी जाती है। पहले ये राशि जो है वो 25,000 रुपए दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि कितनी दी जाती है। तो कितनी दी जाती है? 50,000 रुपए दिए जाते हैं अब से। अब यदि क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा 25,000 नहीं लेना है, अब आंसर में आपको लेना है 50,000 रुपए। ठीक, किसको मिलता है लाभ? तो कन्या, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र राशन कार्ड धारित होना चाहिए। इन सभी स्थितियों में, यानी इन दोनों स्थितियों में देखा जाए तो एक तो बीपीएल परिवार के नीचे वो जीवन यापन करना चाहिए, या मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत एक पात्र राशन कार्ड धारी होना चाहिए। एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है, केवल 2 कन्याओं को। ठीक है। अगला, कन्या की आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 18 से अधिक होना चाहिए और 21 से अधिक होना चाहिए। लड़की की आयु 18 से ऊपर और 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए वर की आयु। एक तरीके से इस योजना का एक उद्देश्य ऐसा भी देख सकते हैं आप कि ये बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना चाहता है। अगला, कन्या प्रथम विवाह के लिए इस सहायता की पात्र होगी। यानी अगर कोई लड़की दोबारा शादी कर रही है, मान लो एक बार शादी हो गई और किसी कारण से संबंध विच्छेद हो गया और उसके बाद वो पुनः शादी करना चाहती है, तो उस स्थिति में उसको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। केवल प्रथम विवाह के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। अगला, सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्या को ही उक्त सहायता राशि की पात्रता होगी। यानी आप सभी को पता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो सामूहिक विवाह कराया जाता है वहीं पर उस लड़की की शादी होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। अन्यथा जो इंडिविजुअल रूप से शादी करना चाहते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए, ये तो बिल्कुल। अगला, साक्षर कन्याओं को सहायता राशि प्रदान करने की प्राथमिकता दी जाएगी। कन्या को छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना नियम 2005 अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में किसी भी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी। यानी यदि कोई लड़की इस योजना के अंतर्गत विवाह करती है तो उस लड़की को अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा जो भी योजना चल रही है उसमें से किसी एक योजना के अंतर्गत लाभ पाने की वो पात्र हो जाएगी। वर्ष 2014-15 से विधवा, अनाथ एवं निराश्रित कन्याओं को भी इस पात्रता के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक, चलिए, 50,000 रुपए इन व्यवस्थाओं पर होंगे खर्च। तो अलग अलग व्यवस्थाओं पर खर्च होंगे। ठीक है, ये 50,000 ऐसा नहीं है कि ये 50,000 एक मुश्त दे दिया जाएगा या कैश पूरा 50,000 दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 50,000 रुपए अलग अलग खंड में बांट बांट करके दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। बाल उदय योजना जो है ये बेसिकली बाल संप्रेषण गृह से संबंधित है। ऐसे किशोर जो कि 18 वर्ष से कम आयु के हैं और किसी अपराध के कारण उनको सुधार गृह में रखा गया है, उन सुधार गृहों की स्थिति में सुधार करने के लिए बाल उदय योजना जो है ये प्रारंभ की गई है। ठीक, इसके अंतर्गत जो बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चे हैं उनके देख रेख से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद ये रखना है कि बाल उदय योजना का संबंध बाल संप्रेषण गृह से है। जो बाल सुधार गृह होता है या जिसको बाल संप्रेषण गृह हम कहते हैं, संप्रेक्षण गृह है ना, वहां से संबंधित है ये। अगला, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 55 से ऊपर हमारे यहाँ राज्य संरक्षित और केंद्र संरक्षित स्मारक हैं। बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं हमारे यहाँ। इन
पुरातात्विक स्थलों की देखरेख करना और बाहर से आने वाले लोगों को इन धरोहरों के संबंध में जानकारी देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। लिखा है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धरोहरों से रूबरू होंगे युवा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से राज्य के लोगों को परिचित कराने और प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके अलावा इसका प्रचार प्रसार भी जरूरी है। ऐसे में युवाओं को पुरानी संस्कृति और धरोहरों से रूबरू कराने के लिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं को ऐतिहासिक धरोहरों के इतिहास, पुरातात्विक महत्व और संस्कृति की समझ विकसित की जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? देखिए, इस योजना के अंतर्गत रोजगार को भी जोड़ा गया है। कैसे सर? इस योजना में धरोहर मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। धरोहर मित्रों की, ये जो धरोहर मित्र हैं वो पुरातात्विक स्थलों से संबंधित जानकारी रखने वाले होंगे और उन्हें प्रति माह 5,000 रुपए की राशि जो है ये दी जाएगी। 5,000 रुपए की राशि। ठीक, ये देखिए यहाँ पर धरोहर मित्र की होगी नियुक्ति, मिलेंगे 5,000 रुपए। ठीक, धरोहर दर्शन के लिए धरोहर मित्र की नियुक्ति की जाएगी, जो कि राज्य संरक्षित स्मारकों स्थलों पर आने वाले स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। 58 संरक्षित स्मारकों व स्थलों पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को धरोहर मित्र के रूप में मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। ओके, चलिए, तो यह है योजना। अगली योजना, इसका नाम है ई धरती परियोजना। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, ई धरती परियोजना का संबंध किससे है? तो ई धरती परियोजना का संबंध है किसानों की भूमि के डिजिटलाइजेशन से, यानी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास उनको डिजिटलाइज करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। लिखा क्या है? भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के विभिन्न घटकों में भूमि का पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि भूमि का पारदर्शी रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध होगा, आधुनिक और व्यापक प्रबंधन इसके द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान में राज्य में ऐसे ग्राम जिनका सर्वेक्षण नहीं किया गया है और जिन ग्रामों का सर्वेक्षण हो चुका है और उनका अभिलेख उपलब्ध नहीं है एवं 1 ग्राम का सर्वे कार्य किया जा रहा है। तो ई धरती परियोजना बेसिकली उन ग्रामों के लिए है जिनका अभी तक या तो सर्वेक्षण नहीं हुआ या सर्वेक्षण के बाद उनके आंकड़े हमको नहीं मिले हैं, या जो 1 ग्राम है, जो वनांचल के जो ग्राम है, उनका सर्वेक्षण कार्य इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, इस योजना के लिए राज्य सरकार ने इस हालिया बजट में 2023-24 के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 50 करोड़ रुपए का। चलिए, अगली योजना मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना। अब ये विरासत झरोखा योजना और ये जो धरोहर दर्शन योजना है, ये बिल्कुल अलग अलग योजना है। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, झरोखा यानी खिड़की, आप खिड़की के माध्यम से बाहर की चीज को देख सकते हैं। तो वैसे ही राज्य सरकार के द्वारा जो कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ 33 कॉलेज के 33 जिलों के 66 महाविद्यालयों में ये प्रयास किया जाएगा कि वहां पर जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित जो पुरातात्विक स्थल है, जो यहाँ की जनजातियों से संबंधित संस्कृति है, उन सभी से संबंधित बुकलेट लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे जो लोग यहाँ की संस्कृति को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं, वो इनको जान सकेंगे, वो इनसे परिचित हो सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 33 जिलों के 66 महाविद्यालय व शासकीय कार्यालय में विरासत झरोखा तैयार किया जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा और भी योजना है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल से ये कार्य प्रारंभ हो चुका है, राज्य सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य में राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किस तिथि से प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ है।
ये सर्वेक्षण। ठीक, चलिए यहाँ से फैक्ट इतना ही है। अब इस सर्वेक्षण में कुछ खास बातें हैं। जो लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं वो जान रहे होंगे कि ये सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत जो प्रतिनिधि है, यानी जो लोग हैं, जो जिनको नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए, सर्वेक्षण के लिए, वो घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के जो घर मालिक है उसका नाम, घर में शौचालय है कि नहीं, घर में और कौन कौन सी फैसिलिटी है, गाड़ियां हैं कि नहीं, टीवी है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बड़े एक नए तरीके से ये जनगणना का ही एक स्वरूप है, लेकिन इसको नाम दिया गया है क्या? राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत सामाजिक स्तर और आर्थिक स्थिति दोनों का मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है ढोलकल श्री गणेश। ढोलकल श्री गणेश जो है ये राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा जिले में आप सभी को पता होगा बैलाडीला की पहाड़ियां हैं। बैलाडीला की पहाड़ियों में ही एक चोटी है जिसका नाम रखा गया है क्या? ढोलकल। ढोलकल। और इस ढोलकल पहाड़ी के ऊपर ही गणेश जी की प्रतिमा है जिसका निर्माण करवाया था छिंदक नागवंशी राजाओं ने। छिंदक नागवंशी राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसा क्या हुआ है सर? तो मान्यता ऐसी है कि ये जो क्षेत्र है यहीं पर परशुराम और गणेश जी का युद्ध हुआ था। जो आप गणेश जी के फोटो में देखते होंगे ना, एक दांत कटा हुआ, वो परशुराम जी ने तोड़ा था अपने फरसे के प्रहार से, और वो फरसा जो है वो पास में जाकर के गिरा था जिसके कारण गांव का नाम फरसगांव पड़ा है। ठीक, और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये बड़ा सुरम्य क्षेत्र है, बहुत प्राकृतिक। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। इसके अलावा ये दार्शनिक स्थल तो है ही, प्राकृतिक स्थल तो है ही, धार्मिक स्थल भी बनता जा रहा है। और धार्मिक स्थल बनने के कारण यहाँ पर बहुत सारे जो कार्य हैं, सुविधा देने के कार्य, वो राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक, तो इस योजना के इस ढोलकल गणेश जी के बारे में जान लेते हैं। ढोलकल की पहाड़ियों पर बसे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का एक लंबा इतिहास रहा है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और त्योहारों के दौरान यहाँ स्थानीय लोग दूर से दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग जो पहाड़ चढ़ने में सक्षम है वे तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर को प्रतिमा के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन अब सरकार यहाँ कई स्तर पर विकास के कार्य करने में जुड़ी है और इससे जुड़ी कार्य योजना पर कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, ये देखिए, ये सारी योजनाएं हैं। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस ढोलकल गणेश के बारे में जो मान्यता है उसको मैं बता दूं कि ढोलकल पहाड़ पर विराजे श्री गणेश की प्रतिमा ढोलक के आकार की कहलाती है, इसलिए यहाँ की पहाड़ियों को ढोलकल पहाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। ढोलकल के आसपास के क्षेत्रों में यह भी कथा सुनने को मिलती है कि भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध इसी पहाड़ी पर हुआ था। युद्ध के दौरान भगवान गणेश का एक दांत यहीं टूटकर गिरा था। परशुराम जी के फरसे से गणेश जी का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी के नीचे का गांव का नाम फरसपाल रखा गया है। आप जब जाएंगे जगदलपुर तो रास्ते में पड़ता ही है ना। इस घटना को सृष्टि के अंत तक याद रखा जाए, इसलिए छिंदक नागवंशी राजाओं ने पहाड़ी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है। ये जो प्रतिमा है ये 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। मूर्ति को लेकर पुरातत्वविदों का मानना है कि इस प्रतिमा का निर्माण 11वीं सदी में हुआ है। नागवंशी शासकों द्वारा बनाई गई थी और 6 फीट ऊंची, ये 6 फीट हाइट की, 2.5 फीट चौड़ी ग्रेनाइट के पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत कलात्मक है। ठीक, इस प्रतिमा के ऊपरी दाएं हाथ में 4 हाथ है, ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दांत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा, अक्षमाला लिए हुए तथा नीचे बाएं हाथ में मोदक धारण किए हुए आयुध के रूप में विद्यमान है। तो ये है इस मूर्ति का डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी तो आप सभी को पता है, रेलिंग वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 5.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब 5.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा भाई, स्वास्थ्य लाभ होगा पॉजिटिव सोचा जाए तो। ठीक है, आप हालांकि जाने में टाइम लगेगा लेकिन स्वास्थ्य लाभ होगा, प्राकृतिक वादियों में आप घूमेंगे,
वनों से आप जुड़ेंगे, पौधों को आप देखेंगे तो हरे पौधे तो वैसे भी आंखों को बड़े प्रिय होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का कीर्तिमान। वर्ष 2017-18 तक 66,669 पंप कनेक्शन दिए गए थे, जबकि वर्ष 2022-23 के फरवरी तक 1,11,730 पंप कनेक्शन दिए गए हैं। तो वर्ष 2022-23 में 20,550, ठीक है, 20,550 पंपों का विद्युतीकरण किया गया है। ठीक, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ किसानों को खेत में पानी देने के लिए बहुत सारी स्कीम है। इसके अंतर्गत आप सभी नाम सुने होंगे, शाकंभरी योजना हमारे यहाँ चल रही है। इसके अलावा ये देखिए मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना, ठीक है, जो बहुत इंटीरियर के इलाके हैं, जो मजरे टोले हैं, मजरा टोला बहुत छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहां पर विद्युतीकरण की योजना चलाई जा रही है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वो भी चल रहा है ना। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना, तो शहरी जो 14 नगर निगम है वहां पर ये योजना चलाई जा रही है। जो बीपीएल कार्डधारी है उनको कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली दी जा रही है। 30 यूनिट फ्री दिया जाता है, याद रखिएगा 30 यूनिट। ठीक है, ये सब आंकड़े आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना, ये जो योजनाएं हैं ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में आसानी से मिल जाएंगी। डिटेल में दिया हुआ है, अच्छे से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे यहाँ जो किसानों के पंपों का ऊर्जीकरण किया जाता है तो उसके लिए एक दर भी निर्धारित किया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि यदि कोई किसान जो है वो 3 हॉर्स पावर तक का पंप लगाता है तो उसको 6,000 यूनिट जो है ये मुफ्त में दिया जाता है, फ्री बिजली दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा 3 से 5 एचपी तक का यदि कोई पंप है तो उसको प्रति वर्ष 7500 यूनिट जो है वो फ्री में दिए जाते हैं। ये दोनों प्रति वर्ष है ना, एक वर्ष में एक पंप पर इतना बिजली उनको फ्री दिया जाएगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े दिए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो अगला टॉपिक यहाँ पर लिखा है बनेगा सबसे बड़ा बिजली घर। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हमारे राज्य में 660 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए जाएंगे। 660 मेगावाट के 2 बिजली घर हमारे यहाँ बनाए जाएंगे, कोरबा वाले क्षेत्र में ही। ठीक, अभी वर्तमान में यदि बिजली की उत्पादन क्षमता देखें तो हमारे यहाँ ताप विद्युत गृह में, यानी जो थर्मल पावर है, वहां पर लगभग 2840 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। इसके अलावा 138.7 मेगावाट जो है ये जल विद्युत के रूप में हम उत्पादित करते हैं। तो टोटल क्षमता यदि वर्तमान में देखें तो 2,978.7 मेगावाट बिजली जो है वर्तमान में हमारे यहाँ उत्पादित की जाती है। अगर ये 660 मेगावाट के 2 यूनिट बढ़ गए तो मान के चलिए कि ये 1320 मेगावाट उछाल मारेगा। ठीक है, यानी 2,978.7 में हम ऐड करेंगे कितना, 1320 मेगावाट। हालांकि अभी इसकी घोषणा हुई है, आगामी समय में हमको ये देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए, थोड़ा सा इसमें फैक्ट दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, यानी जब राज्य बना तो उस समय हमारी क्षमता 1360 मेगावाट की थी, जो वर्तमान में 2,978.7 मेगावाट की हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। विगत 22 वर्षों में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता में 119% की वृद्धि हुई है, यानी इतना से इतना कितना अलग है या कितना बढ़ा है, तो 119% बढ़ा है। इसके बाद वर्तमान में कंपनी में कुल 2840 है ना, 2,840
मेगावाट की बिजली जो है ये तापीय और 138 मेगावाट की जो बिजली है ये जल विद्युत के रूप में उत्पादित की जा रही है। ठीक, इसके अलावा पीएलएफ वगैरह बताया है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो परियोजना है ये स्थापित कहाँ होगी। तो 25 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य की भविष्य में आने वाली बिजली की मांग को पूरा करने के लिए हसदेव ताप विद्युत गृह दर्री और कोरबा पश्चिम, ठीक है, तो एक तो स्थापित किया जाएगा कहां पर, हसदेव ताप विद्युत गृह, यहां पर 660 यूनिट बढ़ाया जाएगा और दूसरा बढ़ाया जाएगा कोरबा पश्चिम में, कोरबा पश्चिम में बढ़ाया जाएगा 660 यूनिट। तो 660 यूनिट यहां, 660 यूनिट यहां बढ़ाया जाएगा। ठीक, मेगा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली घर होगा। आप सभी को पता है कि वर्तमान में मड़वा ताप विद्युत गृह की हम बात करते हैं, जांजगीर वाले की 1000 मेगावाट, लेकिन छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यदि ये बन जाता है तो कोरबा में सबसे बड़ा यदि कोई पावर प्लांट होगा तो ये यही होने वाला है। ठीक, चलिए, परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ये सब आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना बहुत प्रसिद्ध योजना है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, सौर सुजला योजना जो है इसके द्वारा सोलर पंप किसानों को दिए जाते हैं। सोलर पंप क्या होता है सर? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सिंचाई पंपों को हम क्या कहते हैं? सोलर पंप कहते हैं। तो इस योजना के द्वारा किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं, सोलर पंप का वितरण किया जाता है। ठीक, चलिए, सौर सुजला योजना के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 72,000 से अधिक सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की गई है। उक्त सौर सिंचाई पंप कृषकों को केवल 7,000 से 20,000 रुपए अंशदान पर उपलब्ध कराया जाता है। यानी मात्र 7,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक की राशि आप दोगे तो आपको अलग अलग क्षमता वाले जो सोलर पंप हैं वो आपको इंस्टॉल करके दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा ये तो ठीक है, ये इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक इसमें योजना दिया हुआ है इंदिरा गांव गंगा योजना, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। इंदिरा गांव गंगा योजना जो है ये है क्या? आप सभी को पता होगा कि अभी गर्मी के मौसम के शुरुआत में सभी तालाबों को पंप के माध्यम से यानी मशीन के माध्यम से भरा जाता है। नहर में पानी छोड़ा जाता है और नहरों का जो पानी है उसको तालाब में डाला जाता है। इसी के लिए योजना जो चलाई गई है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांव गंगा योजना। और इसके अंतर्गत जो पंप यूज किया जाता है वो पंप सोलर पंप होता है। सोलर पंप के माध्यम से इसको जो खेत हैं, जो जलाशय हैं, उनको भरा जाता है। चलिए, तो सौर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से नदी एनीकट के समीप स्थित गांवों के तालाबों को जल से भरे जाने हेतु इंदिरा गांव गंगा योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इंदिरा गांव गंगा योजना का संबंध किससे है? याद रखिएगा, पेयजल से संबंध नहीं है, सिंचाई योजना से इसका संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसका है? इसका उद्देश्य जुड़ा है जो गांव के जलाशय हैं, जो नहरों से जुड़े हुए हैं या एनीकट से जुड़े हुए हैं, उन जलाशयों को भरना। ठीक, चलिए, इसी में एक टॉपिक दिया है गौठानों में भी बिजली उत्पादन। हमारे छत्तीसगढ़ में गौठानों में बिजली उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। 7 जो गौठान हैं वहां पर बायोगैस बिजली उत्पादन संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं। तो संख्या याद रखिएगा 7। और यहाँ पर जो प्रणाली यूज की जा रही है, जो प्रणाली का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है उसका नाम रखा गया है निसर्ग ऋण प्रणाली, निसर्ग ऋण टेक्नोलॉजी या निसर्ग ऋण प्रणाली। इसके माध्यम से बायोफ्यूल विकसित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ किया जा रहा है? तो जो बायोगैस संयंत्र हमारे यहाँ स्थापित किए गए हैं गौठानों में,
वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? अधिशेष खाद्यान्न से बायो एथेनॉल उत्पादन की पहल। आप सभी को पता है, आप भी कुछ समय पहले काफी ज्यादा चर्चा में भी था कि जो हमारा भोरमदेव शक्कर कारखाना है, भोरमदेव शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाने में शक्कर उत्पादन के लिए गन्ना का प्रयोग किया जाता है और गन्ने से जब शक्कर के लिए रस को निकाल लिया जाता है तो उसके बाद बचा हुआ जो भाग है उसको कहा जाता है मोलासिस, और उस मोलासिस का किण्वीकरण किया जाता है। किण्वीकरण, अब ये किण्वीकरण क्या होता है सर? उसको सड़ाया जाता है, एक तरीके से बोला जाए। इस किण्वीकरण के प्रोसेस में एथेनॉल का निर्माण होता है, एथेनॉल का। और एथेनॉल जो है वो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है सर? क्योंकि आप सभी को पता है कि बायोफ्यूल के रूप में इसको पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा अवसर है। हमारे यहाँ शक्कर कारखाने हैं ही, आप सभी को पता है, सूरजपुर में भी है, कोंडागांव में भी खुलने वाला है, इसके अलावा बालोद में है, आप सभी को पता है, सूरजपुर में भी है। तो ये सब जो शक्कर कारखाने हैं वहां पर मोलासिस तो निकलना ही है। मोलासिस का किण्वीकरण करने का यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया तो फिर वहां पर एथेनॉल का उत्पादन बहुत आसान हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भोरमदेव जो शक्कर कारखाना है यहाँ पर एथेनॉल निर्माण का प्रारंभ किया जा चुका है। ठीक, 40 किलो लीटर पर डे इसकी क्षमता है, याद रखिएगा, 40 किलो लीटर पर डे, एक दिन में 40,000 लीटर। चलिए, छत्तीसगढ़ में सीबीजी के उत्पादन हेतु SATAT कार्यक्रम को प्रोत्साहन। ठीक, अब ये सीबीजी क्या होता है सर? सीबीजी बोला जाता है कंप्रेस्ड बायोगैस। जैसे सीएनजी होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वैसे ही कंप्रेस्ड बायोगैस को सीबीजी कहा जाता है। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन हेतु सार्वजनिक तेल उपक्रम की जो योजना है उसके तहत इसके उत्पादन को राज्य में बढ़ावा दिए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के भार साधक सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की वर्ष 2022 के दौरान 2 बैठकों का आयोजन किया गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है आपका कि ये जो प्रोसेस है, ये जो संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया है, तो याद रखिएगा भोरमदेव शक्कर कारखाना में। ठीक, चलिए, ये आपको अगला टॉपिक दिख रहा है ना, काफी लंबा वीडियो बन गया है लेकिन जनमन पत्रिका को कवर करना जरूरी था, इसलिए मैं एक लंबे वीडियो के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए, ये लास्ट पेज है, इसके बाद फिर खत्म। छत्तीसगढ़िया किसानों के नवा बछर, किसानी के नवा बछर अक्ति तिहार माटी पूजन दिवस सबो मनला जय जोहार। हमारे मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी है यहाँ पर। भोइया माता की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध प्रयास। क्या क्या प्रयास किए हैं? तो 3 प्रयास आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 योजनाओं के रूप में। क्या क्या योजना है सर? तो पहली योजना का नाम है कृष्ण कुंज योजना। कृष्ण कुंज योजना, सितंबर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये योजना प्रारंभ हुई पिछले साल, और योजना के अंतर्गत 224 एकड़ रकबे में लगभग 55,000 से ज्यादा वृक्ष जो हैं ये लगाए जा चुके हैं। ठीक है, नगरीय निकाय जो हैं वहां पर ये योजना चल रही है ताकि वहां की जो हवा है उसको साफ किया जाए। कृष्ण कुंज एक वृक्षारोपित एरिया है। चलिए, तो 224 एकड़ जो क्षेत्र है वहां पर 55,000 पेड़ लगाए गए हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है इसी वीडियो के शुरुआत में। अगला है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना से संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये पीड़कनाशी है, ये जैविक कीट नियंत्रक है, गौमूत्र से बनाया जाता है। और जीवामृत है, जीवामृत भी बनाया गया है गौमूत्र से। ये जीवामृत क्या है? तो वृद्धिवर्धक है, ये वृद्धिवर्धक, ये वृद्धि को कंट्रोल करता है। ठीक है, वृद्धि जल्दी जल्दी होता है इसको डालने से। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि इस पेज में दिए हुए हैं।
तो ये था अप्रैल माह का जनमन पत्रिका, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।